नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जीवन कौशल के रिलेटेड जो हमारा 6वां अध्याय था जीवन कौशल में, उसमें जो विविध वाला पोर्शन था उसमें मैं कई पार्ट में हर टॉपिक को पढ़ा रहा था, क्योंकि विविध के अंतर्गत हर टॉपिक को समाहित किया जाता है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो उसी एग्जाम के दृष्टिकोण के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मैंने हर पार्ट में करके आपको पूरी डिटेल से उन वीडियो की उस टॉपिकों की बात कर रहा था। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 8। इससे पहले मैंने 7 पार्ट मतलब विविध के अंतर्गत 7 पार्ट मैंने बना चुका हूं और उसको अपलोड कर चुका हूं। तो उन वीडियो को नहीं देखोगे तो आप जरूर देखिएगा। अगर आप प्राइमरी सुपर टेट के तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, अगर आप 30 में से 30 नंबर लाना चाहते हैं तो आज का हमारा पार्ट 8 है और इसके अंतर्गत हम विभिन्न जो भी सिद्धांत बचे हुए उसकी बात करते हैं। और ऐसे ही आगे भी पार्ट लेकर आऊँगा, क्योंकि कई सिद्धांत ऐसे हैं जो बचे हैं और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आज का हमारा है पार्ट 8 और उसमें हम बात करेंगे बीजमैन। बीजमैन काफ़ी फेमस वैज्ञानिक है और इनसे तो प्रश्न बनता ही है, तो ध्यान से रखिएगा। इन्होंने मूल बीजाणु की निरंतरता का सिद्धांत दिया था। मूल बीजाणु की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था? तो बीजमैन ने दिया था। इन्होंने क्या किया था कि अर्जित गिरोह को अवतरण का नियम भी इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या किया था कि चूहे पर प्रयोग किया था और चूहे के पूंछ को काट दिया था और उसको छोड़ दिया था। उसके बाद जैसे जैसे उसके बच्चे जन्म लिए उसमें उन्होंने ऐसा प्रयोग करके देखा कि क्या उसका जो बीज पोच कटा हुआ है उनके फिर वंश जो होते हैं उसमें उसकी पोच का जन्म होता है। इसके आधार पर इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। अर्जित गुणों के अवतरण का नियम उसी बीज के चूहों के आधार पर इन्होंने दिया था। तो ध्यान से रखिएगा, ये नहीं पूछता है कि कैसे दिया था, बस यही पूछता है कि इन्होंने अर्जित गुणों के अवितरण का नियम दिया था और मूल बीजाणु की निरंतरता का नियम जो है इन्होंने ही दिया था, बीजमैन ने ही दिया था। तो बस इतनी चीजें, 2 फैक्ट इनसे याद रखिए, काफी इंपोर्टेंट है और चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं आगे, और आगे चलने के बाद DW एलन काफी फेमस व्यक्ति हैं। इन्होंने माइक्रो टीचिंग का जो सिद्धांत है इन्होंने दिया था सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत। इन्होंने माइक्रो टीचिंग पुस्तक भी इन्होंने लिखा था, उसमें इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत दिया था। सूक्ष्म शिक्षण के जनक इनको कहा जाता है डब्ल्यू एलन को। और इन्होंने 14 सूक्ष्म शिक्षण कौशल इन्होंने बताए हैं। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत 14 सूक्ष्म शिक्षण कौशल इन्होंने बताए हैं। हालांकि एनसीईआरटी ने 7 ही बताया है और इन्होंने 14 बताए हैं। अब बस इतना इनसे और ध्यान रखिए कि इन्होंने 14 बताए हैं और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण 6 स्टेप में इन्होंने बताया था। पहले सूक्ष्म शिक्षण बनाइए, पाठ्य योजना, फिर सूक्ष्म शिक्षण का अभ्यास कीजिए, उस पाठ्य योजना का अभ्यास कीजिए, प्रतिपुष्टि लीजिए, फिर पाठ्य योजना बनाइए, फिर दोबारा सूक्ष्म शिक्षण कीजिए और दोबारा प्रतिपुष्टि बनाइए। और इस तरह से इन्होंने 42 मिनट का जो है अपना एक सूक्ष्म शिक्षण का एक व्यक्ति के लिए स्टेज रखा था, 42 मिनट का। लेकिन अगर एनसीईआरटी से पूछे तो एनसीईआरटी ने 36 मिनट का समय रखा था सूक्ष्म शिक्षण का। तो जो स्टेप था उसका पूरा 36 मिनट का रखा था। हर स्टेप की 6-6 मिनट ये एलन साहब ने बात किया था। 6-6 मिनट, 6-6 का 36 और लास्ट में बीच वाला जो था 12 मिनट का था, 42 मिनट इसीलिए हो जाता था। दोबारा जब आप पाठ्य योजना बनाते थे तो वो 12 मिनट का हुआ करता था। अब चलते हैं आगे। आगे चलने के बाद अब गुथरी की बात कर लेते हैं। गुथरी भी काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं और ये भी महत्वपूर्ण है। गुथरी, एडविन गुथरी इनको कहा जाता है और ये यूएसए के रहने वाले हैं गुथरी महोदय। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था समीपता का अधिगम का सिद्धांत। इनका कहना था कि अगर आप जो उद्दीपक होता है अगर उसको आप जितना समीप रखेंगे उतना ही अधिगम जो है जल्दी होगा व्यक्ति के लिए। तो इनको उद्दीपक अनुक्रिया का समीपता का भी सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर भी किया और खरगोश पर भी किया था। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बिल्ली पर भी किया था और खरगोश पर भी किया था समीपता का सिद्धांत। तो बस इतना चीजें आप इनसे ध्यान रखिएगा। अधिगम का
प्रतिस्थापन का भी सिद्धांत इनको कहा जाता है और समीपता का अधिगम का सिद्धांत तो कहा जाता है। यानी कि उद्दीपक को जितना आप समीप रखेंगे व्यक्ति उतनी जल्दी से अधिगम कर लेता है। अब चलते हैं आगे, और आगे हमारा है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने अनुवांशिकी नियम दिए हैं। पहला इनका था समान समान को जन्म देता है, असमान असमान को जन्म देता है, और प्रत्यागमन का नियम इन्होंने दिया था। तो 3 नियम दिया था अनुवांशिकी नियम के अंतर्गत, जिसमें कि समान से समान पैदा होते हैं, अब असमान से असमान पैदा होते हैं, और दूसरी चीज प्रत्यागमन, जो अनुवांशिकी लक्षण होते हैं वो हमेशा आगे की पीढ़ियों में जो है लक्षण कुछ दिखाई पड़ते हैं या अर्जित होते चले जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। अब चलते हैं ली वाइगोस्की। काफी फेमस व्यक्ति हैं ली वाइगोस्की, और इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इनका मानना था कि अगर एक व्यक्ति का, एक बालक का विकास करना है तो उसमें संस्कृति का महत्वपूर्ण, समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान होता है उनके विकास के लिए। इसीलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। सामाजिक संरचना का भी सिद्धांत कहा जाता है। विकास सामाजिक अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है, इन्होंने ये बात कहा था। परिणाम होता है, प्रतिफल होता है विकास सामाजिक अंतःक्रिया का। जब इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, कुछ उसमें इंपॉर्टेंट शब्द दिए थे, जैसे कि ज्यादा ज्ञानी दूसरा, संभावित नजदीकी समीपता विकास का क्षेत्र, जिसको जेडपी यानी जोन ऑफ प्रोजिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, और इसका फोल्डिंग, जिसको अस्थाई कहा जाता है। ऐसे कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा था। एक एक चीज को समझते हैं, जैसे कि ज्यादा ज्ञानी दूसरा, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि हर बच्चा उसी से सीखता है जो उससे ज्यादा जानता है, उसी से सीखना चाहता है हर बच्चा। उसके बाद संभावित नजदीकी समीपीय विकास का क्षेत्र, जिसको जोन ऑफ प्रोजिमल डेवलपमेंट जीडीपी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक होता है, पहली चीज समझिए, इसका फोल्डिंग को समझ लेते हैं। इसका फोल्डिंग का मतलब होता है ढांचा, पाड़ या पाइट भी इसको कहता है, पाड़ भी कहा जाता है हिंदी में इसका फोल्डिंग को। इसमें क्या होता है कि बच्चे के इस विकास में बड़ों के द्वारा जो भी सहयोग दिया जाता है, उस सहयोग को इसका फोल्डिंग कहा जाता है। वह सहयोग जो है अस्थायी होता है, और वह अधिगम के शुरू में दिया जाता है। ये चीज को भी ध्यान रखिएगा कि वो अधिगम के शुरुआत में दिया जाता है, और वह अस्थायी होता है, प्रारंभ में दिया जाता है और वो अस्थायी होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद एक तो बालक खुद के द्वारा आत्मसात करता है, और एक दूसरे के सहयोग द्वारा करता है, उसको इसका फोल्डिंग कहते हैं। और आत्मसात खुद के द्वारा करेगा तो उसको आत्मसात कहा जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, जो रिजल्ट आता है, उसी को हम जेडपीडी कहा जाता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और जेडपीडी में जो सहायता है वह समस्या के बीच में दिया जाता है, और वह अस्थायी होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जेडपीडी के अंतर्गत हम बात करें तो जेडपीडी यानी कि जैसे अगर हम बात करें कि एक बच्चा अपने प्रयास से 70 नंबर लाता है, और एक बच्चा दूसरों के प्रयास से 110 नंबर लाता है, तो उनके बीच का जो गैप होता है, यानी जो 40 नंबर का जो अंतर है बीच का, उसी को जेडपीडी कहा जाता है। जैसे कि एक बच्चा 110 नंबर दूसरे के सहयोग से ले आया, और 70 जो है अपने प्रयास से लाया, तो इनके बीच का जो 40 नंबर का फर्क होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, जेडपीडी कहा जाता है। सीधे शब्दों में आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। भाषा विचारों से पहले आती है। इन्होंने भाषा विकास का भी सिद्धांत दिया है वाइगोस्की, जिसमें समाज को महत्वपूर्ण योगदान माना है। और इनका मानना है कि जो भाषा होती है व्यक्ति की, वो विचार से पहले आती है। पहले भाषा आती है, विचार बाद में आते हैं। इनका ये मानना था। आगे चलते हैं। बच्चे का खुद से बड़बड़ाना उनके कार्यों की दिशा देना होता है। ये भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बच्चे का खुद से बड़बड़ाना उनके कार्यों को दिशा देना होता है। अगला पॉइंट है, बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ये भी डिफिनेशन सीटेट में एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया से सीखते हैं,
ये वाइगोस्की महोदय जी कहते थे। तो इतना चीजें याद रखिएगा, वाइगोस्की से काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हल। हल का सिद्धांत पढ़ लेते हैं। और हल ने अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था। यह भी यूएस के रहने वाले वैज्ञानिक हैं, ध्यान से रखिएगा, यह भी यूएस के रहने वाले वैज्ञानिक है। क्लार्क लियोपोल्ड हल इनको कहा जाता है। पहली चीज, इन्होंने इनके सिद्धांत को अंतर्नोद प्रणोद चालक का भी सिद्धांत कहा जाता है। आवश्यकता आकलन का सिद्धांत इनके सिद्धांत को कहा जाता है। उसके बाद कई इनके सिद्धांत के नाम है, जैसे पूर्ण बलन, सबलीकरण का भी सिद्धांत इनको कहते हैं। प्रोत्साहन या सबलीकरण का सिद्धांत भी इनको कहा जाता है। आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। अंतर्नोद प्रणोद भोजन चालक भूख का सिद्धांत भी इनको कहा जाता है, इनके सिद्धांत को, पूर्ण बलन वाले सिद्धांत को। उसके बाद प्रोत्साहन उद्दीपक भोजन की प्राप्ति का भी सिद्धांत कहा जाता है। और सबलीकरण बार बार दोहराना का सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को, मतलब ये कई नाम है इनके सिद्धांत को, इनके सिद्धांत को कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है जो हल की पुस्तक है, द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। उस पुस्तक में इन्होंने इन सभी सिद्धांतों की बातें किया था। प्रयोग बिल्ली पर भी किया था, चूहे पर भी किया था, भूल भुलैया प्रयोग जो इन्होंने ही किया था, तो ध्यान से रखिएगा। और यह 1915 में ये अपना प्रयोग ये किए थे। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद फ्रांसिस गाल्टन, काफी फेमस वैज्ञानिक फ्रांसिस गाल्टन की बात कर लेते हैं। फ्रांसिस गाल्टन को सूजन शास्त्र के जनक कहा जाता है। अभी यूपी टेट का जो एग्जाम 2022 में 23 जनवरी को हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा था कि सूजन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, तो फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिएगा, और यह विवादित का भी प्रश्न है। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है शब्द साचर्य परीक्षण, जो 75 शब्द में इन्होंने दिया था, फ्रांसिस गाल्टन ने ही दिया था, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और आगे है जैव सांख्यिकी का वंशानुक्रम का नियम, जो है फ्रांसिस गाल्टन ने ही दिया था, तो इस चीज को ध्यान से रखिएगा। जैव सांख्यिकी का वंशानुक्रम का नियम जो है इन्होंने ही दिया था। तो ये थे फ्रांसिस गाल्टन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और जितने भी मैंने इसमें सिद्धांत इस वीडियो में कराया काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अगर आप वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।